नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी दुख भरी दुनिया। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दुख भरी दुनिया। एक बेहद उदास शहर, बेहद उदास मेरी आंखों के सामने उभर रहा है। उस शहर की वीरानी में से सिसकियों की आवाज हवा पर तैरती हुई आ रही है। मैं नहीं जानता यह शहर कौन सा है, मेरे देश का है या विदेश का। कोई बच्चा सिसक रहा है। एक माँ है जो दूध का प्याला लिए बैठी है और बच्चे का बाप नींद में डूबा हुआ है। उस अनजान शहर की सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है और रात सर्द है। बिजली के बल्बों के चारों ओर कुहासा भरा हुआ है। चूल्हे ठंडे पड़े हैं, चिमनियों में धुआं नहीं है। रात का सन्नाटा छाया हुआ है। पता नहीं है कौन सा शहर है। इस शहर में एक स्कूल भी है, रेलवे स्टेशन भी है और अस्पताल भी है, लेकिन चारों तरफ खामोशी है। लगता है रात की सांस उखड़ रही है। अस्पताल में मरीजों के कर्राने की आवाजें नहीं आ रही हैं। बारिश में भीगते स्टेशन पर कोई गाड़ी भी आकर नहीं रुकी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने घरों में इधर उधर लेटे सो रहे हैं। सबके बाप नींद में डूबे हुए हैं। पता नहीं कौन सा बच्चा रोते रोते सिसक रहा है, कौन सी माँ है जो दूध का प्याला लिए बैठी है। बस एक सिसकी उभर कर आ रही है और बाप के सिरहाने तमाम फाइलें बिखरी हुई हैं। लाल नीली पेंसिलें पड़ी हैं और लाइन खींचने का एक रूल फाइलों के नीचे से झांक रहा है। धीरे धीरे यह पूरा माहौल थरथराते पानी की तरह कांपता है और मेरी आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाता है। एक क्षण बाद ही बहुत साफ सी तस्वीर सामने आती है। यह भी एक बेहद उदास शहर है, इसे मैं पहचानता हूँ। अरे, यह मेरे देश का ही तो शहर है और इस शहर में मैं रह चुका हूँ। इसमें स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल भी है। इसी शहर के एक मोहल्ले में एक गली है, उस गली में एक मकान है और अब मुझे लगता है कि यह सिसकी उसी मकान से आ रही है। सर्दी की भीगती हुई रात है। घंटा घर ने अभी अभी 2 का एक घंटा खड़काया है। बिहारी बाबू नींद में डूबे हुए हैं। वह बिजली कंपनी में क्लर्क हैं। उनके सिराने कई फाइलें पड़ी हैं, लाल नीली पेंसिलें भी हैं और लाइनें खींचने वाला रूल फाइलों के बीच से झांक रहा है। उनकी बीबी अभी सोई नहीं है। वह छोटे दीपू के सिरहाने दूध का एक प्याला लिए बैठी है और दीपू सोते सोते सिसक रहा है। इसी सर्द रात में से पिछली शाम उभर आती है। वही अभी अंधेरा ही हुआ तो है। बिहारी बाबू पुकारते हैं, दीपू किताबें लाओ। और 8 बरस का दीपू एकदम घबरा उठता है। उसकी समझ में ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। शाम 4 बजे उसने स्कूल से आकर बस्ता पटका था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। अलमारी में बस्ता तो है पर किताबें नहीं है। तख्त के नीचे झांकता है, बक्सों के पीछे हाथ डालता है, बिस्तरों के ढेर में से एक एक गद्दा उलट कर देखता है, पर किताबें किताबें तो मिलती ही नहीं। दीपू दीपू क्या कर रहा है कामचोर? बिहारी बाबू की आवाज फिर आती है। विमला रसोई घर से निकलकर दरवाजे के पास ठिठक जाती है और बाप बेटे को देखती है। दुनिया की मार से पिटा हुआ एक बाप और बाप की मार से कांपता हुआ एक बेटा। हिसाब नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो जूतियां गाटेगा। बिहारी बाबू की आवाज कमरे में गूंजती है। क्या करता रहा ये शाम से? बिहारी विमला से पूछते हैं। यही तो कुछ लिख रहा था, विमला बचाव करती है। जरूर ड्राइंग बना रहा होगा, हैं? क्यों? बिहारी बाबू जलती आंखों से दीपू को ताकते हैं। पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है बिहारी बाबू को ड्राइंग से। उनकी आंखों में बिजली कंपनी के इंजीनियर जो बसे हुए हैं, जो उनके अफसर हैं, जो कारों में आते जाते हैं, जिनके नौकर दोपहर का खाना लेकर आते हैं, जिनकी बीवियां उन्हें सुबह दफ्तर छोड़ने और शाम को लेने आती हैं। और एक वह है कि सुबह 8 बजे खाने का डिब्बा लेकर कंपनी की ओर चल देते हैं और शाम 7 बजे फाइलों का पुलिंदा दबाकर लौटते हैं। कभी जब वे अच्छे मूड में थे तो उन्होंने विमला से कहा था, विमला, मैं चाहता हूँ कि दीपू इंजीनियर बने। घर का एक लड़का भी इंजीनियर बन गया तो घर सुधर जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी और मेरे बेटे मेरी ही तरह ही बदनसीबी के शिकार हों। मैं यह नहीं चाहता विमला।
अपना दीपू तो पढ़ने में तेज है, विमला ने गर्व से कहा था और अपनी फटी हुई साड़ी का आंचल कमर में खोस लिया था। फिर बहुत धीरे से कहा था, बच्चों के लिए रजाई नहीं है, जाड़ा सर पर है। अब इस महीने में तो मुश्किल है, एक अगले में बनवा लेना और फिर दूसरे दूसरे महीने में। बिहारी बाबू ने खर्चे का हिसाब लगाकर कहा था। और रोज बरोज चीजों की जरूरतों और उन्हें इकट्ठा करने के बीच उन्हें हर्षण यही लगता था कि इस दुख भरी दुनिया में उबरने का एक ही रास्ता है, दीपू का इंजीनियर बनना। इसलिए कि उस पेशे में इज्जत है, पैसा है, जिंदगी के आराम है। और रात में एक ही रजाई में सबको दुबकाकर जब बिमला लेटती है तो दीपू इससे पूछता है, माँ फिर उस परी का क्या हुआ, राजकुमार कहाँ चला गया? तो विमला उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बताती है, आसमान के उस पार एक देश है, नीलम देश। परियां वहीं रहती हैं। वे परियां अपने पंख फैलाकर नीलम देश में चली गईं। राजकुमार भी वहीं पहुंच गया। दीपू हुंकार भरता है। नीलम देश कैसा है माँ? वहाँ चिड़िया है ना और फूल है ना माँ? बहुत सुंदर है नीलम देश, विमला प्यार से कहानी सुनाती जाती है और दीपू नंदी आंखों से आसमान के पार वाले नीलम देश की कल्पना करता करता सो जाता है। सुबह चारों बच्चे जागकर एक रजाई में कुलबुलाते रहते हैं, एक एक कोना पकड़कर खींचते हैं। रात की बची हुई मूंगफलियों को झपट झपट कर फिर अपनी जेबों में भर लेते हैं और फिर एक एक कर ठिठुरते हुए हाथ मुंह धोने के लिए निकलते हैं। दीपू के कानों की लबें नीली होती हैं, नाक नीली पड़ जाती हैं और सर्द ईंटों के फर्श पर वह पंजों के बल दौड़ता हुआ नल की पटिया पर पहुंचता है। खुली बाहों के रोम उभर आते हैं। सर्दी की लहर से उसका शरीर रह रहकर कांपता है। किसी तरह मुंह पर पानी चिपड़कर वह चूल्हे की ओर भागता है और घुटनों में दोनों हाथ दबाकर आग के सामने बैठ जाता है। विमला तब चाय बनाती है। चारों बच्चे चूल्हे के आसपास जमा हो जाते हैं और छोटे बड़े प्यालों में से सबसे बड़ा प्याला कभी किसी के हाथ आता है तो कभी किसी के। फिर माँ से ऊपर तक प्याला भरने की जिद। दूध में पड़ी झिल्ली सी मलाई के लिए चीख पुकार मचती है। चूल्हे का धुआं बच्चों की आंखों में लगता है तो मीच मीच कर आंखें लाल कर लेते हैं, पर हटता कोई नहीं है। विमला भुने हुए आलू या शकरकंद निकालती है तो हंगामा मच जाता है और कमरे से बिहारी बाबू की कड़कती हुई आवाज आती है और उस आवाज के साथ ही सन्नाटा छा जाता है। जब तक विमला बिहारी बाबू के लिए दोपहर का खाना बनाती है, बच्चे ललचाए से देखते रहते हैं। लंबी सांस खींच खींच कर भुनती हुई सब्जी की गंध पर चटकारे पड़ते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें मालूम है कि यह खाना बाबूजी का है। जब बाबूजी अपना डिब्बा लेकर चले जाएंगे तब उनका नंबर आएगा। बड़े धीरज से सब बैठे रहते हैं। चूल्हे की लौ से उनके मुलायम पर शैतानी भरे चेहरे तमकते रहते हैं। बिहारी बाबू के जाते ही विमला दीपू को तैयार करती है और वह ठुनकता है, हमारे पास रंग का डिब्बा नहीं है, कॉपी नहीं है, हमें बड़ी पेंसिल चाहिए माँ। तब विमला उसे समझाती है और फुसलाकर स्कूल रवाना कर देती है। अपने बस्ते में अखबार के टुकड़े में लपेटकर वह नाश्ता रखता है और किरमिच के जूते पहनकर निकल पड़ता है। स्कूल जाने की कोई जल्दी उसे होती नहीं। वह रोज रोज अचरज भरी आंखों से दुकानों की चीजों को देखता है। शीशे की अलमारियों के पास रुककर वह हर चीज को गौर से देखता है, रंगीन कपड़ों को, खेल के सामान को, होटल में आते जाते लोगों को और सिनेमा के पोस्टरों को। फिर बस आ जाती है और वह उसमें लटक जाता है। कंडक्टर उसे पहचानता है। बड़े प्यार से वह रोज कहता है, ओ आ गए दीपू। और दीपू अपना पास निकालकर खुद ही पेंसिल से तारीख काट लेता है। कंडक्टर का पैसा रखने वाला चमड़े का बैग उसे बहुत अच्छा लगता है और वह पीतल का बिल्ला भी जो वह ऊनी कोट पर लगाए रहता है। बस से वह रोज उसी रास्ते को देखता है। छोटी सी दुनिया भी बड़ी मोहक लगती है उसे, क्योंकि वह उस एक सड़क की दुनिया से भी अभी बहुत दूर है। वह उस चमचमाती दुकानों में कभी नहीं गया। पर्देदार घरों में भीतर उसने अभी तक नहीं झांका। जब कोई कार सर से बस के आगे निकल जाती है तो उसे बड़ा मजा आता है और दूर तक जाती हुई कार को वह ताकता रहता है। बंगलों में खिले हुए फूल देखकर उसका जी ललचा जाता है। एक दिन वह स्कूल के मालिक की आंख बचाकर एक गुलदावदी का पौधा चुरा लाया था। घर आते उसने बड़े जतन से उस पौधे को रोककर पानी दिया और माँ की कलछी से क्यारी भी बना दी। शाम तक कई बार उसने जा जाकर पौधे को देखा और माँ को बताया, माँ इसमें इतना बड़ा फूल आएगा, बहुत बढ़िया, कल हम और पौधा लाएंगे और जब सब में फूल आ जाएंगे तो तितलियां भी आया करेंगी, है ना माँ? और तब शाम का अंधेरा हो ही रहा था। बिहारी बाबू की आवाज सुनाई पड़ी, दीपू किताबें लाओ। वह खुद अपनी फाइल फैलाए बैठे थे और उनकी आंखों के सामने अपने अफसरों के चेहरे घूम रहे थे। और फिर, दो क्यों गलत हुए?
पहले हाथ दीपू के कान पर गया और अगला सवाल था, पहाड़ा याद है? हाँ, दीपू ने सूखे गले से कहा। 18 सत्ते बोल, बोल 18 सत्ते बोल। 18 सत्ते, 18 सत्ते। दीपू के होश आवाज गुम हो रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 18 सत्ते, 100, 100। और तभी एक जोर का तमाचा उसकी कनपटी पर पड़ा। 18 सत्ते बोल। उसकी गर्दन की नसें निकल आई, गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। हाथ आगे कर, आगे कर हाथ, बिहारी बाबू चीख रहे थे। और दीपू अपने छोटे छोटे स्याही रंगे और धूल भरे हाथ आगे करता जा रहा था और उस पर रूले पर रूले पड़ती जा रही थी। आंखों से आंसू ढरक रहे थे। चुप, आवाज ना निकले, आवाज निकली तो सिर तोड़ दूंगा, चुप। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, हथेलियां थरथरा रही थी और सिसकियां रुक नहीं पा रही थी। बोल 18 सत्ते। और 8-10 थप्पड़ पड़ गए। धरती घूम गई और दीपू बेहाल होकर गिर पड़ा। दरवाजे की चौखट से लगी विमला दौड़कर आई और जैसे तैसे दीपू को उठा ले गई। अब क्या मार ही डालोगे? अरे मरे तो जाए, अच्छा है मर जाए, बिहारी बाबू चीख पड़े। कोई उम्मीद न रह जाए तो अच्छा ही है। उस रात सर्दी बहुत थी, बारिश होने लगी थी। विमला रजाई में से दीपू को दुबका कर लेट रही थी। दीपू बिना खाई सो गया था। सोते सोते सिसकियां आती रही थी। सन्नाटा घर को लपेटे हुए था। रात 2 बजे से विमला की आंखें खुली तो दीपू सोते सोते कभी कभी सिसक उठता था। भूखा जो सो गया था। वह एक प्याला दूध गर्म करके लाई और बड़े दुलार से उसने दीपू को जगाना चाहा। बाहर बारिश हो रही थी। हवा की सनसनाहट से खामोशी और भी भयानक लग रही थी। दीपू नींद में गहरी सांसें ले रहा था और बच्चों पर रजाई ठीक करके उसने फिर प्यार से पुकारा, दीपू, बेटा दीपू। दीपू कुलबुलाया। विमला ने उसे उठाकर दीवार के सहारे टिका दिया। उसकी नींद नहीं टूटी। विमला ने फिर उसे धीरे से लाया। दीपू दूध पी ले। और नींद में दीपू बुदबुदाने लगा, 18 छक्के 108, 18 सत्ते, 18 सत्ते, और सिसकी लेकर फिर से रो पड़ा। और अब फिर सिर्फ एक सिसकी की ही आवाज सुनाई पड़ती है। नहीं पता किस देश के किस शहर की किस गली से यह आवाज आ रही है। रात सर्द है और बारिश हो रही है। एक बेहद उदास शहर। उस शहर में स्कूल है, रेलवे स्टेशन है और अस्पताल भी है। माँ दूध का प्याला लिए बैठी है और बाप फाइलें सिराने रखे सो रहा है।